आज जो आपको मैं पढ़ाऊँगा ना, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस पे आप लोग पूरा फोकस करेंगे, ध्यान देंगे, ठीक है। आज मैं आपको जो लास्ट टॉपिक है नेशनल इनकम में ना, जिसको आप जीडीपी डिफ्लेटर पढ़ते हो या नॉमिनल जीडीपी बोलते हो या रियल जीडीपी बोलते हो, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो खूब ध्यान से इसको पढ़ना है, ये लास्ट टॉपिक है आपका। नेशनल इनकम एट करेंट प्राइस एंड कांस्टेंट प्राइस, यानी आपको देखना है करेंट प्राइस पर भी और कांस्टेंट प्राइस पे भी। तो करेंट प्राइस का मतलब होता है कि जो करेंट ईयर है, उस ईयर में जो फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैं, उनकी क्या प्राइसेस हैं करेंट ईयर में, ठीक है ना। यानी देश के जो नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं, उनके द्वारा जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की गई हैं एक पर्टिकुलर ईयर में, करंट ईयर इस साल है ना 22-23, ठीक। तो ये करंट ईयर में जो भी वैल्यूज़ प्रोड्यूस की गई हैं हम उसको लेंगे। इसको हम नॉमिनल नेशनल इनकम भी कहते हैं। करंट प्राइस पे जब भी कभी आप करंट प्राइस पे फाइनल, करंट प्राइस का मतलब फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द current year. So final value of goods and services produced during the current year, that is what called current national income at current price. इसको हम nominal, this is also called, ध्यान से देखना है, याद रखना है, this is also called nominal national income। क्या बोलते हैं इसको? nominal national income भी इसको हम बोलेंगे, नॉमिनल नेशनल इनकम। क्वेश्चन कैसा आएगा इसमें, कैसा क्वेश्चन आएगा? यही आएगा, फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द करंट ईयर। अब इनमें से क्या इसको बोलते हैं हम? तो नॉमिनल नेशनल इनकम है ना, नेशनल इनकम एट करंट प्राइस। अब दोनों चॉइस हैं, दोनों ही करेक्ट हैं, ठीक है ना। दोनों चॉइस हैं, दोनों ही करेक्ट हैं। पहली बात तो ऐसे चॉइसेस आएंगे नहीं, ये दोनों ही चॉइसेस नहीं आएंगी एक साथ, इन दोनों में से कोई एक आएगा, फाइन। बाकी और सारे नाम आपके आ सकते हैं। तो नॉमिनल का मतलब कि करंट ईयर की वैल्यू पे जो गुड्स एंड सर्विसेज को आपने, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो भी वैल्यू हुई है करंट ईयर के प्राइस पे, उसको हम बोलेंगे नॉमिनल नेशनल इनकम, ओके। कांस्टेंट प्राइस का क्या मतलब? कांस्टेंट प्राइस का मतलब ये क्या कि प्राइस कांस्टेंट है? नहीं, प्राइस कांस्टेंट, कांस्टेंट प्राइस का मतलब होता है जिसको हम कहते हैं बेस ईयर प्राइस। कांस्टेंट प्राइस का मतलब ये समझिए, बेस ईयर प्राइस। हम ऐसे भी कहते हैं कि जिस साल गुड्स के वैल्यू में फ्लक्चुएशंस ना हुए हों या बहुत ही कम फ्लक्चुएशंस हुए हों, तो उस साल को हम लोग कांस्टेंट प्राइस ले लेते हैं। या तो हम बोलते हैं बेस ईयर प्राइस। आपके जो इंडेक्स होते हैं, जो होलसेल प्राइस इंडेक्स होते हैं या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होते हैं, उसमें बेस ईयर दिया हुआ होता है, और बेस ईयर की वैल्यू को हम लोग नॉर्मली क्या लेते हैं? 100 लेते हैं। दिया हुआ रहता है, आपके देश में प्रोड्यूस किया हुआ रहता है, ये बनाया गया हुआ रहता है, तो उसकी वैल्यू जो होती है वो 100 होती है, ठीक। तो उसी को हम कहते हैं कांस्टेंट प्राइस या बेस ईयर प्राइस। या कोई नया बेस प्राइस हम लोग ले सकते हैं, या कोई नया कांस्टेंट प्राइस भी हम ले सकते हैं जिस समय हमारे देश में प्राइस में ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं हुए हों। अभी 2011-12 को हम लेते हैं, ठीक है ना, 2011-12 को हम लोग लेते हैं कांस्टेंट प्राइस। सपोज कर लीजिए 11-12, क्योंकि 11-12 में हमने नया बेस प्राइस जो है अपना, पहले 81 में था, फिर 2001 में, फिर हमने 11-12 में भी लिया। तो सपोज करो क्वेश्चन में आपको नॉर्मली गिवन होगा, आपको कुछ सोचना नहीं है, कुछ याद नहीं रखना है इसमें। क्वेश्चन में आपको गिवन होगा कि बेस 2011-12 को लिया या 2014-15 को लिया, तो जो भी बेस ईयर प्राइस लिया होगा दैट विल बी योर कांस्टेंट प्राइस। तो उस प्राइस के हिसाब से आज
जो भी गुड्स एंड सर्विसेज आपने प्रोड्यूस करी हैं उसको हम उस प्राइस पे मेजर करेंगे, तो आपकी नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस होगी। ठीक है, क्या बोलेंगे हम? नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस बोलेंगे। और ये एक्चुअली में आपकी इकोनॉमी की ट्रू पिक्चर को डिपिक्ट करता है। किसको डिपिक्ट करता है? आपकी इकोनॉमी के ट्रू पिक्चर को डिपिक्ट करता है। आप कहते हो ना मेरी जीडीपी ग्रो कर गई है, भाई जीडीपी ग्रो कर गई है करंट ईयर के प्राइस पे क्या? करंट ईयर के प्राइस पे जीडीपी ग्रो करी है क्या? तो फिर ये फॉल्स जीडीपी है, क्योंकि इकोनॉमी के बढ़ने का या ग्रोथ का मतलब होता है प्रोडक्शन का बढ़ना, है ना, गुड्स या सर्विसेज की प्रोडक्शन का बढ़ना, ना कि उसकी प्राइस का बढ़ना। प्राइस का बढ़ने का मतलब हो गया इन्फ्लेशन हो गया, यानी आपकी जीडीपी जो है इन्फ्लेशन को शो कर रहा है। असली जीडीपी ये नहीं है, ये कुछ भी हो सकता है। असली जीडीपी कौन सी है? उस प्राइस को हम लेंगे जिस प्राइस पर आपका ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं है, बहुत ही नॉर्मल से फ्लक्चुएशंस है, कम फ्लक्चुएशंस या सबसे कम फ्लक्चुएशन है, उस ईयर की प्राइस को हम ले लेंगे। क्वेश्चन में आपको गिवन हो गया कांस्टेंट प्राइस किस साल को लेना है, क्या लेना है। इसके आगे हम लोग चलेंगे, ठीक है, और हम देखेंगे नेशनल इनकम जो करंट प्राइस पे है उसको कांस्टेंट प्राइस पे कैसे कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्जन ऑफ नेशनल इनकम फ्रॉम करंट प्राइस टू कांस्टेंट प्राइस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कन्वर्जन ऑफ नेशनल इनकम फ्रॉम करंट प्राइस टू कांस्टेंट प्राइस। तो नेशनल इनकम को करंट प्राइस से कांस्टेंट प्राइस पे आप लोग कैसे करेंगे? तो लिखना है आपको नेशनल इनकम एट, फॉर्मूला एक, नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस इज इक्वल टू, नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस इज इक्वल टू नेशनल इनकम एट करंट प्राइस डिवाइडेड बाय करंट प्राइस इंडेक्स, यानी इस साल का जो प्राइस इंडेक्स है वो एक्चुअली आपको ना क्वेश्चन पेपर में या प्रश्न में आपके गिवन होगा, इनटू मल्टीप्लाई करते हैं हम 100 से। क्या लिखा मैंने? नेशनल इनकम एट करंट प्राइस डिवाइडेड बाय करंट प्राइस इंडेक्स इनटू 100। 100 माने बेस ईयर का प्राइस, जो अभी अभी कुछ देर पहले मैंने बोला था नॉर्मली ये क्या होता है? 100 होता है। ठीक है, तो आप क्या कन्वर्ट कर लेंगे? अपने करंट ईयर की जो प्राइस है नेशनल इनकम एट जो करंट प्राइस है उसको आप कन्वर्ट किस में कर लेंगे? नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस पे आप कर लेंगे। अंडरस्टूड? दूसरा आप देखोगे नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। नॉमिनल बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। तो आपने नेशनल इनकम देखा करंट प्राइस पे और कांस्टेंट प्राइस पे। नॉमिनल जीडीपी का मतलब कि अगर जीडीपी कैलकुलेटेड, जीडीपी अगर आप करंट ईयर के प्राइस के सेम ईयर के प्राइस के बेसिस पे कैलकुलेट करोगे, है ना, एस्टिमेट करोगे, सो जीडीपी कैलकुलेटेड और एस्टिमेटेड एट द करंट ईयर प्राइस, करंट ईयर के प्राइस पे अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा नॉमिनल जीडीपी, करंट ईयर के प्राइस पे कैलकुलेट करोगे तो। ठीक, अगर इसको बेस ईयर की प्राइस पे करेंगे, यहाँ पर लिख सकते हो आप जीडीपी कैलकुलेटेड एट द बेस ईयर प्राइस। और अभी अभी आपने बेस ईयर क्या होता है ये समझ गए हो, है ना। तो बेस ईयर के प्राइस पे अगर जीडीपी कैलकुलेट करा आपने तो आपका हो जाएगा ये रियल जीडीपी। बहुत समझ में आ रही है? अच्छे से समझ में आ रही है सच में? अच्छा चलो फिर हम करेंगे। अब आपको ये देखना है कि दोनों में से बेटर कौन सा है भाई, दोनों में से बेटर कौन सा है? तो हम कहेंगे कि भैया बेटर जो है वो रियल जीडीपी है। क्यों रियल जीडीपी बेटर है? रियल जीडीपी बेटर क्यों है? क्योंकि ये वास्तविक पिक्चर को दिखाता है, इन्फ्लेटेड पिक्चर को नहीं दिखाता, ये रियलिटी को दिखाता है। इसलिए हम इसको बोलेंगे कि हमारा जो रियल जीडीपी है वो ज़्यादा अच्छा है। अलग अब इसी में अगर आपको
डिटरमिन करनी हो, नॉमिनल जीडीपी से रियल जीडीपी पे जानी हो या रियल जीडीपी से नॉमिनल जीडीपी जानी हो, तो हम कहते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी कर सकते हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी, दोनों को आपने अगर डिटरमिन करनी है तो ध्यान से देखिए, नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू क्या देखना है आपको, नॉमिनल जीडीपी का फॉर्मूला आप लिख लो, नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू रियल जीडीपी इनटू प्राइस इंडेक्स जो कि आपके पृष्ठ में गिवन होगा, डिवाइडेड बाय 100, समझ गए, ये हो गया नॉमिनल जीडीपी। अब इसी फॉर्मूले से आप रियल जीडीपी भी डिराइव कर सकते हो, तो रियल जीडीपी क्या हो जाएगा, इसी फॉर्मूले से आप डिराइव करो तो क्या हो जाएगा, नॉमिनल जीडीपी है ना इनटू 100 डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स। ठीक है, प्राइस इंडेक्स का मतलब जो भी प्राइस आपका दिया हुआ है करंट ईयर का, जो भी प्राइस इंडेक्स में फिगर है वो दिया हुआ है, क्योंकि बेस वाला तो 100 ही होगा। ओके, अब इसी से आप क्या सीखोगे, जीडीपी डिफ्लेटर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे ये प्रश्न बार बार पूछा गया होगा, जितने भी पेपर आपने दिए होंगे उनमें ये क्वेश्चंस आए होंगे, इसलिए जो मैं बोल रहा हूँ उसको तो आप गांठ मान लो कि ये सब पूछता है और पूछा हुआ है और फिर पूछेगा भी। तो जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला आप ले लो। जीडीपी डिफ्लेटर का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो इन्फ्लेट हो गया ना, बढ़ गया, इसको क्या करना है, रियल पोजीशन पर लेके आ जाना है, दैट इज कॉल्ड जीडीपी डिफ्लेटर। मतलब हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि एवरेज लेवल ऑफ प्राइस ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट मेक्स अप जीडीपी। जीडीपी डिफ्लेटर का मतलब कि वो एवरेज लेवल ऑफ प्राइस ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज, एवरेज लेवल ऑफ प्राइस ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट मेक्स अप जीडीपी, दैट इज व्हाट कॉल्ड जीडीपी डिफ्लेटर, है ना। जो फूल गया है उसको क्या करो, पिचका दो यार, है। तो जीडीपी डिफ्लेटर या इसको हम और प्राइस इंडेक्स भी बोलते हैं, जीडीपी डिफ्लेटर या इसको हम प्राइस इंडेक्स भी बोलते हैं। बहुत आसान है, फॉर्मूला करते जा रहे हो तो नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100, क्या फॉर्मूला हुआ, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100। अब देखो ऊपर से नीचे तक के सारे फॉर्मूले देखो, तुमको अपने आप सारे पता चल जाएंगे कि एक फॉर्मूला दूसरे फॉर्मूले से जुड़ा हुआ है, सारे फॉर्मूले एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी और जीडीपी डिफ्लेटर, ये नॉमिनल को जीडीपी को रियल जीडीपी से डिवाइड कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो गया, ये जीडीपी डिफ्लेट हो गई। इसी को हम प्राइस इंडेक्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, प्राइस इंडेक्स भी हम इसको बोलते हैं। तो देखो ना तुम ये सारे फॉर्मूले उठाओ ना, देखो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, सिमिलर। अब प्राइस इंडेक्स ले लो, यहाँ पर देखो प्राइस इंडेक्स ले लो, प्राइस इंडेक्स इधर आ गया, रियल जीडीपी है। अंडरस्टूड गाइस? अच्छा, क्या आपको मालूम है, छोटी सी बात और बता दूं, ज़्यादा आप हिले ना, जो भी हिल रहे हैं वो थोड़ा हिलना बंद करें, ठीक है, कम हिले, चौं चप्पर की आवाज़ आ रही है। आपको मालूम है जब आप जीडीपी की बात करते हो तो क्या ये जीडीपी, आपको लगता है कि जीडीपी वेलफेयर को इंडिकेट करता है? अगर आपकी अच्छी जीडीपी है तो इसका मतलब वेलफेयर बढ़िया है, आपका देश प्रगति कर रहा है, प्रगति तो कर रहा है, जीडीपी बढ़ी तो प्रगति कर रहा है। मैं बात कर रहा हूँ वेलफेयर की, क्या हर जगह लोग सुखी हैं? वेलफेयर का मतलब क्या है, सुखी होना, संपन्न होना लोगों का। तो आपको क्या लगता है जीडीपी की अगर आपकी बढ़ रही है, उन्नत हो रही है जीडीपी, तो क्या आपके देश का वेलफेयर भी अच्छा हो रहा है? क्या लोग भी बढ़िया हो रहे हैं सारे के सारे? ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में काफ़ी ग्रोथ हो रहा है, तो मान लीजिए किसी पर्टिकुलर सेक्टर में ना क्या हो रहा है, अच्छा हो रहा है, उछाल चल रहा है, बाकी सेक्टर्स जो हैं धीमे चल रहे हैं। तो उस सेक्टर में अनप्रेसिडेंटेड हाइट की वजह से या ग्रोथ की वजह से जीडीपी में उछाल आया, बढ़ा।
इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी के सेक्टर्स में भी अच्छी जो है ग्रोथ हुई हो, तो वहाँ के सेक्टर तो क्या हो जाएंगे, वहाँ के सेक्टर इस जीडीपी के हिसाब से तो नहीं रहेंगे ना। तो जीडीपी वेलफेयर को सपोर्ट करती है कि नहीं करती, ये इंटायरली एक क्या है मामला है, थोड़ा कंसेप्चुअल मामला है। और इसको आप लोग क्या करोगे पेपर में कि तैयारी के लिए इसको आप लोग टेक्स्ट को अच्छे से पढ़ लोगे, जो भी हमने नोट्स दिए हुए हैं उसमें लिखा होगा, या आपकी किताब जो है जो कुछ भी है उसमें लिखा होगा। मोटी मोटी बात आप ये समझ सकते हो कि जो जीडीपी एंड वेलफेयर की बात है वो कई बार ये सपोर्ट नहीं करता। सो हायर जीडीपी जनरली ग्रेटर वेलफेयर ऑफ पीपल को लेता है, लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ लिमिटेशंस हैं। जो 4 हमने बात की थी और उसमें एक बात कही थी हमने एक्सटर्नैलिटीज़ की। तो मित्रों एक्सटर्नैलिटीज़ जो है ना वो हमेशा पूछता है पेपर में। क्या पूछता है? एक्सटर्नैलिटीज़ पूछता है। तो मैं सिर्फ एक्सटर्नैलिटीज़ को आपको बता देता हूँ। तो ये एक्सटर्नैलिटीज़ क्या होती हैं? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी हो गया, चेंज इन प्राइसेस हो गए, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेज हो गए। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेज अगर आपके बढ़ गए, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस का मतलब हो गया जैसे मान लीजिए किचन गार्डनिंग, हाउस वाइफ की सर्विसेज, इन चीज़ों को आप इंक्लूड नहीं करते हो जीडीपी के अंदर। करते हो क्या? नहीं करते। इन चीज़ों को आप जीडीपी के अंदर इसको आप नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी मानते हो, और वो एक्टिविटी जो आपने अपने लिए किया है, ठीक है। तो इसको आप क्या करते हो? तो जीडीपी में इंक्लूड नहीं करते हो। हाँ, जबकि एग्रीकल्चरल एक्टिविटी चाहे सेल्फ सस्टेनेंस के लिए भी हो उसको जीडीपी में इंक्लूड करते हो। लेकिन अगर कोई महिला अपने घर में अपने बगीचे में फल फूल उगाती है और खाती पीती है, अपने घर का पोषण पालन करती है, उसको हम इंक्लूड नहीं करते, है ना। और हाउस होल्ड्स की जो भी सर्विसेज होते हैं, एक्टिविटीज होती हैं, उसको हम नहीं करते। जबकि इकोनॉमिक एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करती है। मान लीजिए आपकी माता आपके पिताजी का टिफ़िन तैयार करके देती है, तभी तो जाकर कमा पाते हैं। तो आपकी माता की जो सर्विसेज है आपके घर में, जो टिफ़िन आपके पिताजी के लिए तैयार करती है, कपड़े प्रेस करके रखती हैं सुबह। तो बात कर रहे हैं हम लोग किसकी? एक्सटर्नैलिटीज़ की। तो 2 टाइप की एक्सटर्नैलिटीज़ होती है। एक्सटर्नैलिटीज़ का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसका बेनिफिट हो या जिसका हार्म हो सकता है, और आप जो है उससे एक्चुअली उससे आप जुड़े हुए नहीं हैं, उससे आप अटैच। एक्सटर्नैलिटीज़ का मतलब जैसे मैं बता रहा था आपको कि देखो आप ना एक्चुअली डायरेक्टली इससे जुड़े हुए नहीं हो, ठीक है ना, इससे डायरेक्टली जुड़े हुए नहीं हो। ये ऑर्गेनाइजेशन है, आप एक व्यक्ति हो जो इस ऑर्गेनाइजेशन से डायरेक्टली जुड़े हुए नहीं हो, लेकिन इसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है, इसके कुछ करने का प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है, जिसके लिए इसको कोई बेचारे को कोई पेमेंट नहीं मिलती। अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसका पेमेंट इस ऑर्गेनाइजेशन को नहीं मिलता, और अगर इससे कुछ समाज के लिए बुरा हो रहा है तो उसके लिए भी इसको कोई पेनल्टी नहीं देनी होती। तो ऐसी जो एक्टिविटी होती है हम उसको एक्सटर्नैलिटीज़ बोलते हैं ना। देखते हो जीव फंबल कर रहा है, तो एक्सटर्नैलिटीज़ हम इसको बोलते हैं। समझ में आ रही बात? क्या बोलते हैं? क्या हुआ कि आप जो है डायरेक्टली इससे जुड़े हुए नहीं हो, ऑर्गेनाइजेशन से आप डायरेक्टली जुड़े हुए नहीं हो, लेकिन इसके काम करने की वजह से आपके ऊपर कुछ इम्पैक्ट हो रहा है, ठीक है। जिस इम्पैक्ट के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को ना पेनलाइज किया जा सकता है, ना ही कोई इस बेचारे को कोई पेमेंट भी इसको मिलता है, कोई अवार्ड भी नहीं मिलता, ना ही कोई पेनल्टी मिलती है। फाइन। तो 2 तरीके की बेसिकली आपकी एक्सटर्नैलिटीज़ होती हैं। एक होती हैं पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी और दूसरी होती है नेगेटिव। अब आपको इसमें से क्वेश्चन कैसा पूछेगा? पॉजिटिव नेगेटिव करके पूछेगा कि ये एक्सटर्नैलिटी है या नहीं, और अगर है तो ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। बहुत ही आसानी से आइडेंटिफाई हो जाता है, ठीक है ना। जैसे मान लो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी को हम लेते हैं पहले। अगर मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन ने स्कूल्स बना दिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने मान लीजिए पार्क का अपकीपमेंट किया, कोई रोड की सफाई का जिम्मा ले लेता, कोई जो है स्ट्रीट लाइट्स को संभालने का जिम्मा ले लेता है, ये सब काम अगर वो कर रहा है तो उससे आपका क्या हो रहा है? फ़ायदा हो रहा है ना। तो हमने कहा इसको ये पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज़ है। आप उसके लिए कुछ पे नहीं करते, पे करते हो कुछ? आप तो कुछ नहीं, उसको कुछ पैसा नहीं मिलता, आपको कुछ पे नहीं करना पड़ता, लेकिन आपको इसके पॉजिटिव बेनिफिट्स हैं, ठीक। और नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी का मतलब कि आपको इससे नुकसान है। जैसे अगर कोई फैक्ट्री है, ठीक है, जैसे सेम कंपनी की बात मैं करूँ, अगर वो कंपनी है और वो क्या कर रही है, तो कोई प्रोडक्ट बना रही है, उसके यहाँ मशीनें चलती हैं, पोल्यूशन होता है, उसका इम्पैक्ट। अब पोल्यूशन का जो लेवल है
वो जो ऑथराइज लेवल है, जितना इमिशन उसको अलाउड है उसी लेवल में इमिशन हो रहा है, लेकिन इन्वायरमेंट का पोल्यूशन तो हो ही रहा है ना। आप उसके उस पोल्यूशन के शिकार तो आप हो ही रहे हो, है ना। जितना एमिशन का स्तर उसको अलाउड है उतना एमिशन वो कर रहा है, तो वो इमिशन कौन ले रहा है? आप ले रहे हो, ठीक है। तो हम इसको कहते हैं क्या, एक तरीके से समाज के ऊपर नेगेटिव प्रभाव डाल रहा है, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। तो पॉजिटिव, लास्ट क्वेश्चन यही होता है, लास्ट जो मतलब टॉपिक है इस पूरे नेशनल इनकम में, वो लास्ट टॉपिक ही यही है, एक्सटर्नलिटी क्या होती है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सटर्नलिटी होती है, ठीक है। तो इसी के साथ हम आज की कक्षा भी समाप्त